गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 13 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईमेक प्रोजेक्ट गेन्स ट्रैक्शन एज पीएम होल्ड्स टॉक्स विद मैक्रोन। तो आईमेक जो है वो बहुत ज्यादा दोबारा से न्यूज में आने लग गया है। तो आईमेक की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आईमेक की फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है ना। अब यहाँ पर द प्रोजेक्ट प्रपोजेस टू कनेक्ट इंडिया टू यूरोप थ्रू सी लैंड एंड लैंड रूट्स। क्या कर रहा है प्रोजेक्ट प्रपोजेस टू कनेक्ट इंडिया टू यूरोप थ्रू सी एंड लैंड रूट्स। सी और लैंड के रूट से इंडिया और यूरोप को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईमैक। अब इसमें ग्रीस के पोर्ट से भी हम कनेक्ट होंगे, तो ग्रीस बहुत इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, बार बार बोल रहा है कि हाँ मुझे करना है। द टू लीडर्स रीकॉल्ड द लॉन्च ऑफ आईमैक ऑन द मार्जिन ऑफ G20। तो G20 समिट में इसका लॉन्च हुआ। समिट इन दिल्ली जो हुई थी 2023 में, इसका लॉन्च हुआ था आईमैक का। तो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीनों पॉइंट्स ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आईमैक की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया यूरोप कॉरिडोर तो है, ये मिडिल ईस्ट को भी जोड़ रहा है ये। ठीक है ना। इंडिया को यूरोप के साथ जोड़ रहा है सी और लैंड रूट्स के थ्रू। G20 जो 2023 में इंडिया में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, वहां पर इसकी बात हुई। SC to hear please challenging validity of CEC अपॉइंटमेंट। अब CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट टू हियर केस with regard to चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट। तो यहां पर CEC क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। CEC कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है ना। वो अपॉइंटमेंट चैलेंज करिए CEC की। अब CEC अपॉइंट क्या होता है? अब क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके, जिसके अंदर कहा गया कि CEC जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, दिनेश गोस्वामी की कमेटी अगर हम लगा लें, बहुत सारी जगह पे कहा गया है कि कमिटी शुड कॉम्प्राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में क्या बोला, ये बहुत जरूरी है। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैसे होगी ईसी की कमेटी जो होगी जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बनेगी, वो है पीएम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लू क्या है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये तीन ये होगी कमिटी। ठीक है ना। द एससी इशूड द एससी यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142, उन्होंने बोला कि ये जो है डाउन दैट सीईसी एंड ईसी शैल बी अपॉइंटेड बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ ये। तो कमिटी, ठीक है, कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए ये कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी। ठीक है ना। और ये कमेटी करेगी। अब यहाँ पर लॉ लेकर आए। अब ये क्या था कि यहाँ पर तो यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन वाले जो है ये मेजोरिटी में हो गए, और ऑपोजिशन और ये दोनों साथ में हो गए, तो मतलब ये लोग डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, जबकि पावर में तो इनकी पार्टी है। तो अब इस ये लॉ अच्छा नहीं लगा, तो ये बिल तो एक बिल लेकर आए। ठीक है ना। बिल ब्रॉट इन न्यू लॉ। ठीक है ना। अब यहाँ पे द सीसी एंड ईसीज विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन रिकमेंडेड सिलेक्शन, द सिलेक्शन कमेटी विल कंसिस्ट। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज करने के लिए लॉ लेकर आए। ठीक है ना। तो न्यू लॉ लेकर आए, न्यू लॉ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, जिसके अंदर क्या कहा कि सीसी एंड ईसीज will be appointed by president
on recommendation of सिलेक्शन कमिटी। और सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होगा? अब यहाँ पर बाकी सब सेम है, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह यहाँ पर इन्होंने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया है। सिलेक्शन कमिटी में कौन है? पीएम है, ठीक है ना, लू भी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर है, यूनियन सेंटर का एक कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें होगा। तो मतलब द पार्टी इन पावर इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो ये अमेंडमेंट हुई है। अब ये वाला लॉ जो है वो चैलेंज कर दिया गया है कि ऑपोजिशन का लीडर तो है, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए इस कमिटी में, जो सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ ले आई है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सब कुछ सेम है, पीएम प्लस लू, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है? इलेक्शन जो करवाते हैं ये वो वाले बंदे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो ये है। उसके बाद 1984 एंटी सिख राइट्स। तो 1984 में एंटी सिख राइट्स क्यों हुए थे? राइट्स 1984 में एंटी सिख राइट्स, ऑल्सो नोन एज 1984 सिख मैसेकर, ठीक है, क्यों हुआ था? जब असैसिनेशन ऑफ उनके जो सिख बॉडीगार्ड्स थे, सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वो बॉडीगार्ड, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया था उन सिख बॉडीगार्ड्स ने, तब सिख के अगेंस्ट राइट्स हो गए थे, सिख्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। ऑफिशियल फिगर जो इंडिया की वो कहती है कि नेशन वाइड 33506 जो है वो मरे थे, बट ये कहा जाता है कि एक्चुअल में 8000 to 17,000 सिख जो थे वो मरे थे। तो 1984 में हुए थे एंटी सिख राइट्स, और इसका रीजन क्या है? एंटी सिख राइट्स क्यों क्यों हुए थे? असैसिनेशन मतलब मर्डर ऑफ अ फेमस पर्सन। असैसिनेशन का मतलब असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी बाय हर सिख बॉडीगार्ड्स। जो उनके सिख बॉडीगार्ड्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था? सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया था, मर्डर कर दिया था, ठीक है ना। तो पूरे इंडिया में राइट्स हो गए थे, सिख कम्युनिटी को मारा गया था। कहा जाता है कि 8000 से 17,000 सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1984 में एंटी सिख राइट्स में दिल्ली कोर्ट कन्विक्स फॉर्मर कांग्रेस एमपी इन डबल मर्डर केस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्विक्शन हुई है किसकी? फॉर्मर एमपी की, ठीक है ना, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि वो एंटी सिख राइट्स में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली कोर्ट कन्विक्स फॉर्मर कांग्रेस एमपी इन डबल मर्डर केस, ठीक है ना। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? प्रूवन गिल्टी। ये प्रूव हो गया कि हाँ इन्होंने ही किया था, प्रूवन गिल्टी। नाम क्या है? सज्जन कुमार। सज्जन कुमार की इन्होंने ये लीड कर रहे थे, एक राइट्स के अंदर लीड कर रहे थे एक मॉब को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पढ़ेंगे इसको। दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे कन्विक्टेड फॉर्मर कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार इन अ डबल मर्डर केस इन 1984 एंटी सिख राइट्स। ही फेसेस अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ डेथ पेनल्टी एंड अ मिनिमम ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इनको इन दोनों में से कोई चीज होगी, या तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर इनको डेथ सेंटेंस दी जाएगी, ठीक है ना, कोर्ट देगा। उसके बाद द प्रोसिक्यूशन हैज बीन एबल टू, तो यहाँ पर स्टेट ने प्रूव कर दिया है अपना केस कि भाई दिस वाज द पर्सन हु वाज लीडिंग अ मॉब, ठीक है ना, दिस पर्सन वाज लीडिंग द मॉब एंड इट वाज अपॉन हिज इंस्टिगेशन एंड अबेटमेंट दैट इट बर्न्ट अलाइव द टू मेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही वॉज, ये क्या कर रहे थे, क्या कुकर्म के इन्होंने? ही वॉज लीडिंग अ द मॉब। मॉब क्या होता है? जो लोग इकट्ठे हो रखे होते हैं, जो मारपीट कर रहे होते हैं, मॉब। इट वॉज अपॉन हिज इंस्टिगेशन, इसके कहने पर, इट वॉज अपॉन हिज इंस्टिगेशन मतलब अबेटमेंट, इन्होंने ही हिम्मत और ताकत दी उनको, दैट इट बर्न्ड अलाइव द टू मेन, ठीक है ना। डैमेज एंड लूटेड द हाउस, तो दो लोगों को मारा, डैमेज और डैमेज्ड एंड लूटेड देयर
हाउस, ठीक है। उसके बाद लेटर द कंप्लेनेंट इन केस जसवंत वाइफ सॉ द फोटोग्राफ ऑफ कुमार हु वाज एन एमपी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जिसकी डेथ हुई थी जिस बंदे की, उसकी वाइफ ने देखा कि यार ये इंसान था जो उस दिन मॉब लीड कर रहा था, ठीक है ना। तो ये इंसान जो है वो लीड कर रहा था मॉब को, तो उसने मैगजीन में फोटो देखी, तो तब इनके अगेंस्ट एक्शन लिया एंड दिस नाउ हैज बीन प्रूवन दैट यस ही वाज लीडिंग द मॉब एंड इनकी वजह से 2 लोगों की डेथ हुई। मॉब ने लूटा पीटा, ये सब कुछ हुआ। सज्जन सिंह इनका नाम है, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। AI डेंजरस टूल बी इट इन चाइनीज और अमेरिकन हैंड सेज दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ पर चाइनीज AI जो है, डीप सीक जो है वो क्या है, हमें पता होना चाहिए। डीप सीक क्या है? चाइनीज AI चैटबॉट है, AI चैटबॉट है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि ये इंडिया में आ गया है, आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये प्रीवेसी के लिए बहुत खराब है। आपके फोन में अगर ये ऐप आ गया तो उसके बाद चीजें जो है वो इधर उधर हो सकती हैं, राइट। दिस इज वेरी डेंजरस। तो वो कह रहे हैं इंडिया में इसको बैन कर देना चाहिए। तो अब देखते हैं कोर्ट क्या करती है, बट हमें पता होना चाहिए डीप सीक जो है इट इज अ चाइनीज ऐप। The Supreme Court of India's probing questions, investigation, probe का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the term probe? Investigation, probe का मतलब होता है investigate करना, ठीक है। Investigation to the Tamil Nadu Governor R.N. Ravi has exposed a pattern of willful violation of constitutional duty on his part. The questions related to lawfulness of Mr. Ravi's act in reference to the President of India, a set of bills for which he was। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो तमिलनाडु का हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो बिल्स को एसेंट नहीं दे रहे थे, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया सच में नहीं दे रहे थे तुम एसेंट। आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर की ये पावर है कि कौन एसेंट देता है, अप्रूवल टू बिल्स कौन देता है, गवर्नर। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में। टू इंडेमनीफाई मीन्स कॉम्पनसेटिंग अ पर्सन फॉर डैमेजेस और लॉसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अटोमिक पावर, अटोमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बहुत बात हो रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर अब एक है जिसने वो सिस्टम बनाया है, ठीक है ना, सप्लायर, ठीक है ना। एक है जो मटेरियल वो कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर लीक होता है ना, वो कहीं ना कहीं सप्लायर की गलती की वजह से होता है, जो अभी तक हुआ है। इंडिया में सप्लायर इज हेल्ड लायबल, ठीक है ना। और इसीलिए जो कंट्रीज लाइक USA, फ्रांस है, यहाँ के जो न्यूक्लियर वाले हैं वो हमारे साथ डील नहीं करना चाहते क्योंकि हम उनको लायबल घोषित कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी सरकार कह रही है चलो हम अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। बट अब यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर बहुत न्यूक्लियर का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, ये कौन भरपाई करेगा, ठीक है। तो देखते हैं न्यूक्लियर में अमेंडमेंट होती है नहीं। जो ट्रेजेडीज हमारे यहाँ पर हुई है, मेजर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडीज हुई है, बहुत तो नहीं, फुकुशिमा जापान 2011 में ये ट्रेजेडी हुई न्यूक्लियर लीक वाली, ठीक है। तो ये ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ये हम अमेंडमेंट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या न्यूक्लियर का साइन हुआ है, बजट एंड एवरीथिंग। अगर आप फेब्रवरी के लेक्चर्स लगा रहे हो तो दिस इज ऑलरेडी कवर्ड एंड दिस इज अ रिपीटेशन। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड इंडिया स्टांस ऑन द इवॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप। AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस में हुई, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड दैट अपहोल्ड आवर शेयर्ड वैल्यूज। अब क्लैट वाले बच्चे देखिए, अब वहां पर आपको ये पूछा गया था 2025 के एग्जाम में कि ब्रिक्स के एंड में क्या हुआ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो AI एक्शन समिट है उसके एंड में जो चीज हुई वो क्या हुई। तो AI एक्शन समिट के एंड में जो चीज हुई है वो ये हुई है, नीड फॉर गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड्स दैट uphold our shared values, address risks and build trust। क्या कर रहे हैं वो? ट्रस्ट बिल्ड करना है, वैल्यू शेयर करनी है, चीटिंग नहीं करनी कि AI में गवर्नेंस होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ये इसका निकला है। तो ये ओनली क्लैट वालों के लिए, बाकी किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बाकी में पूछेंगे AI समिट बता दो कहाँ हुई थी, ठीक है। द समिट्स एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल AI ग्रोथ। सस्टेनेबल AI ग्रोथ का मतलब क्या है? सस्टेनेबल AI ग्रोथ, ये कॉन्सेप्ट अगेन फॉर क्लैट, सस्टेनेबल AI ग्रोथ। सस्टेनेबल AI ग्रोथ का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो AI को चलाने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए,
तो ये एनर्जी बहुत, यूएसए को और प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं एआई के चलते हुए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो एनर्जी एआई को चाहिए वो हम रेन्यूएबल सोर्सेज से यूज करें, ना कि फॉसिल फ्यूल से। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स एंड रेन्यूएबल सोर्सेज? फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, ठीक है ना। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं? सॉरी, ये इन्हीं को हम नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज भी इनको हम बोलते हैं। और दूसरा क्या है? रेन्यूएबल सोर्सेज। जो रेन्यूएबल सोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं? जो रेन्यू हो जाते हैं, मतलब जो पॉल्यूशन नहीं करते, जो कि हैं विंड, वाटर, सोलर, ये वाले जो हैं ये रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो वो कह रहे हैं कि आप जो एआई के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एआई के लिए एनर्जी चाहिए, वो आप कहाँ से लेकर आओ? रेन्यूएबल सोर्सेज से लेकर आओ, वो आप रेन्यूएबल सोर्सेज से लेकर आओ। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात की गई है ईएसडीपी। ईएसडीपी क्या है? स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम है ईएसडीपी। व्हाट इज ईएसडीपी? ईएसडीपी इज, फुल फॉर्म लिखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, initiative launched by MSME ministry aimed at motivating young individuals from various sections of society to pursue self employment। ठीक है ना। क्या है एम? क्या है? मोटिवेटिंग young individuals, young individuals from various sections of society to pursue self employment एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना। तो ईएसडीपी है, उसके बाद है कौन सी योजना? डे एनआरएलएम योजना है। तो डे एनआरएलएम योजना क्या है? दीन दयाल अंत्योदया योजना। ठीक है, प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन। किसके लिए है ये? प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन। और पॉवर्टी रिडक्शन कैसे कर रहे हैं? गरीबी कैसे? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं फॉर पर्टिकुलरली वुमेन, इनेबलिंग दिस इंस्टीट्यूट असेस रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, की वो पैसा कमा सकें। तो ये दो स्कीम्स हैं जो आपके आर्टिकल में दी हुई थी, आर्टिकल में दी हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। द बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन अनवेल्ड। अब ये कह रहे हैं यूएसए में जो पुरानी सरकार थी, जो बाइडन और कमला हैरिस चला रहे थे, ठीक है ना, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमंग देम इज फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन। तो यहाँ पर एक चीज लेकर आइए, क्या कहा उसको? फ्रेमवर्क फॉर एआई डिफ्यूजन। फ्रेमवर्क फॉर एआई डिफ्यूजन जो है ये यूएसए के अंदर आया, यूएसए का है। ठीक है, इसके अंदर बोला हेगेमनी, यूएस की हेगेमनी की मतलब यूएस सबसे आगे रहे एआई टेक्नोलॉजी में, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, यूएस इट वाज हार्वेस्टिंग द स्ट्रेटेजिक रिवॉर्ड्स ऑफ एआई। तो इसके अंदर एम्स क्या सेट करे, गोल्स क्या सेट करे? सबसे पहला यूएस हेगेमनी, हेगेमनी की यूएस इस चीज में सबसे आगे रहे, सबसे ज्यादा एआई के अंदर चीजें आगे यूएस को पता होनी चाहिए इन एआई टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बैलेंसिंग इनोवेशन, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, यूएस एडवर्सरी फॉर हमसे स्ट्रैटेजिक रिवॉर्ड्स ऑफ एआई एंड डेटरिंग यूएस एडवर्सरी। जो यूएस के दूसरे साइड के लोग हैं, मतलब जो यूएस के दुश्मन हैं, वहां पर वो आगे ना बढ़ पाए, हम जो हैं आगे बढ़ पाए, ये वो बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये इन्होंने इसके अंदर फ्रेमवर्क में सेट किया कि जो कंटेंडर्स हैं वो आगे नहीं, यूएस अपोजिंग कंट्रीज, डेटरिंग मतलब स्टॉपिंग, डिफिकल्ट वर्ड नहीं लिखते, स्टॉपिंग यूएस अपोजिंग कंट्रीज फ्रॉम हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजिक रिवॉर्ड्स ऑफ एआई। ठीक है जी, उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग पिटिशन फाइल्ड बाय अश्विन उपाध्याय। ये क्या पिटिशन है? कि लाइफ टाइम बैन
Supreme Court hearing case on lifetime ban on convicted persons from contesting इलेक्शंस। अब कन्विक्टेड बंदा कौन होता है? कौन होता है कन्विक्टेड? भाई वो व्यक्ति है जिसमें प्रूवन गिल्टी हो चुका है कि हाँ भाई इसी ने ही कुकर्म किया है, इसी ने ही ऑफेंस किया है, तो वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। आप क्लर्क तो बनने नहीं देते हो सरकारी, उसमें इलेक्शन लॉ क्यों बना रही है? एमपी एमएलए नहीं बनना चाहिए इसको, ठीक है, इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट करने दो। तो यहाँ पर जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स ऑफ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? प्रोवाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी अगर कोई कन्विक्ट हुआ है क्रिमिनल ऑफेंस का, एंड सेंटेंस फॉर नॉट लेस देन 2 years, ठीक है, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years, 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है और कन्विक्शन हुआ है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है ना, ये तो है नॉर्मल। बट अगर दो सच अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, सच पर्सन disqualified from contesting elections for 6 years or for a period of 6 years फ्रॉम डेट ऑफ रिलीज। अब यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस उसने किया है, वो उसने सजा काट के आ गया, सजा काट के आने के बाद 6 years तक वो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसने रेप और ये सब किया उनके लिए भी है, वो कह रहे हैं ये सही नहीं है, तो केस यही फाइट कर रहे हैं कि भाई बैन होना चाहिए। जब कन्विक्शन होगी पॉलिटिकल इंसान की, लीडर की, तो उसको बैन कर देना चाहिए, वो इलेक्शन ना लड़ पाए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। कौन सी एसोसिएशन है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसमें क्या बोला? इट मैंडेटेड डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, हमारे अगेंस्ट कौन कौन से केसेस हुए, क्या हुआ, वो सारा रिकॉर्ड जो है एक पॉलिटिशियन को देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये इलेक्शंस हैं, अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है। लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए नहीं, एनएल साठ वाले इस पे जरूर प्रिपरेशन कर ले। वो कह रहे हैं लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, एक एवरेज पे एक कैंडिडेट ने कितना पैसा खर्च किया? 57 lakhs 57.23 लाख के अराउंड पैसा खर्च हुआ है। ये हमें नहीं आ सकता क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आर्मी के अंदर बोला जा रहा है कि भैया अब ना टाइम किस चीज का है, कि ऑब्वियसली हमें अडेप्ट एंड एडजस्ट भी करना है, चेंजिंग टाइम के हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी भी आगे लेकर जानी है, ये बोल रहे हैं। अगेन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एरो इंडिया 2025 कहाँ पर हो रहा है, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। बिकॉज ऑफ फ्रीबीज पीपल डोंट वांट टू वर्क, सुप्रीम कोर्ट जज वो कह रहे हैं फ्रीबीज क्या है? कि आटा दाल रोटी फ्री में मिल जाएगी, आपको 2100 रुपए 2500 रुपए दे दिए जाएंगे, लोग काम ही नहीं करें कि जरूरत क्या है, ये बोल रहे हैं। कोर्ट में केस किया है, तो अब देखते हैं क्या होता है, कोर्ट क्या आगे बोलती है। ट्राई टाइटन रूल्स अगेंस्ट स्पैम कॉल्स। जो स्पैम कॉल्स होती है फ्री बीज के ऊपर, ये वाले ओपिनियन पे जितने भी लोग एनएल सैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज इस पे टॉपिक पे जरूर रिसर्च करें। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नोटिफाइड टाइटर रूल्स, tighter rules for
स्पैम कॉल्स के लिए बहुत सख्त रूल्स लेकर आ रहे हैं। तो ट्राई क्या है, व्हाट इज ट्राई? ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पैम कॉल्स जो हमें तंग करते रहते हैं, अब स्पैम अंडर द फ्रेश अमेंडमेंट टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, टेलीकॉल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट स्पैम आफ्टर अप टू अ वीक। ठीक है ना, टेलीकॉल्स टू एक्सेप्ट कंप्लेंट्स आफ्टर अप टू अ वीक। ठीक है ना, एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर फास्टर। ठीक है ना, एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स, जो ऐसे अनरजिस्टर्ड है, किसी भी नंबर से कॉल कर रहे हैं। एक तो रजिस्टर्ड दुखी करने वाले लोग हैं, अनरजिस्टर्ड दुखी करने वाले लोगों पे जल्दी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, कस्टमर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉल, कमर्शियल मैसेज जस्ट बाय लुकिंग एट एसएमएस सेंडर। तो वो जो मैसेज सेंड होगा उसके ऊपर ऐसे कुछ निशानी होगी, हमें पता चल जाएगा कि ये स्पैम है। तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये स्पैम कॉल है, नंबर देख के ही मैसेज जो भेजेंगे उसके अंदर कुछ ऐसा होगा। यूएस सेनेट कंफर्म तुलसी गबार्ड as Director of National Intelligence, USA Director of National Intelligence। तुलसी मेरे आंगन की तुलसी माता, याद रहेगा आपको। ठीक है ना, उसके बाद हमें याद करना है गबार्ड, गबार्ड। ठीक है ना, बार्ड, इसको इनको बाहर जाने से मना किया हुआ है, घबराहट होती है इनको बाहर जाने से मना किया है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। मूविंग पैलेस्टीनियंस अनएक्सेप्टेबल। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट आए ट्रंप, उन्होंने क्या बोला कि जो गाजा में पैलेस्टीनियंस रहते हैं ना, उनको अरब कंट्रीज में सेटल करवा देते हैं और गाजा को डेवलप कर देते हैं। तो अरब लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया आइडिया, ये कहते बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अरब लीग के सेक्रेटरी कौन है? अरब लीग सेक्रेटरी जनरल कौन है? अहमद अबोल। अहमद क्या है? एक बोल है, और हीट, और बोल को अहमद ने बोल लिया और उसको गर्म होने रख दिया, सब्जी बनाएंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप फायर्ड यूसैड। अब यूसैड क्या है? ये एजेंसी क्या करती थी? दान देती थी। ठीक है ना, इसको फ्रीज कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज कर दिया कि वर्ल्ड में ऐसे ही दान दे रहे हो, हमारे पास ऐसे पैसे नहीं है, वो कहते नहीं देना। तो उसके जो सेक्रेटरी हैं उसको यूसैड के जो जनरल इंस्पेक्टर हैं पॉल मार्टिन, उनको फायर कर दिया, कहते तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने बोला है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के टाइम पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, और जो अब इंटरिम गवर्नमेंट है उसके टाइम पे भी हो रही है। ये कह रहे हैं हिंदूज जो वहां पे माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? लेस इन नंबर्स हैं हिंदूज। ठीक है ना, जो हिंदूज माइनॉरिटी कम्युनिटी है हिंदूज की, ठीक है ना, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। स्पेशली उन्होंने कहा चिटागोंग हिल ट्रैक्स वाले एरिया में ये हो रहा है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा का जो बैंक है उसके ऊपर रोक लगा दी थी कि तुम ऑनलाइन कस्टमर ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते हो। रेगुलेटेड हैड रिस्ट्रेन द बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स वाया ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल्स एंड इशूइंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स। अब ये आरबीआई लिफ्टेड बिजनेस, लिखेंगे लिफ्टेड बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर से उठा दी गई हैं? आरबीआई ने कोटक महिंद्रा से। ठीक है ना, ऑनबोर्डिंग हैड रिस्ट्रेन्ड, लिखेंगे हैड रिस्ट्रेन्ड ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन। तो न्यू कस्टमर्स तो ऑनलाइन, ठीक है, न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन बोर्ड नहीं कर सकते, बट अब ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये बिल्कुल से रिमूव कर दी गई। दिस रिस्ट्रिक्शन हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलेंगे। एज पीएम मोदी
As PM Modi lands in US, Musk Starlink steals a march into Bhutan. तो मस्क के जो एलन मस्क का स्टारलिंक है, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, स्टारलिंक क्या है, सैटेलाइट से कहीं पर भी आप इंटरनेट पहुंचा सकते हो, तार की जरूरत ही नहीं है, वायर की जरूरत ही नहीं है। एलन मस्क स्टारलिंक सेटिंग अप इन भूटान। भूटान के अंदर स्टारलिंक आ गया। स्टारलिंक क्या है, सैटेलाइट से इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है ना। अब इसमें प्राइवेसी इश्यूज हैं, कुछ हैं, चीजें भी ले जाते हैं ये, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो। वहां पर MHCET 3 years and 5 years बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। CUT UG PG के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। JMI के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, TS लॉ CET के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर आपको इनमें से कोई भी मॉक टेस्ट लेना आप ले सकते हैं। ऑफर चल रहा है जिसमें आपको जून 2024 से लेके मंथ ऑफ द एग्जाम 2025 तक के आपको MCQs, करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं इस बार मॉक टेस्ट के साथ। आप जो हमारे करंट अफेयर्स के मटेरियल है वो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको कंपाइलेशन मिलता है, जनवरी 2025 का कंपाइलेशन पार्ट 1 और 2 डल चुका है। MCQs भी जन 2025 के बहुत जल्द आ जाएंगे, एंड बहुत जल्द दिसंबर के जो बच्चे कुछ MCQs हैं 2024 के वो भी डल जाएंगे, राइट। बंडल्स आप बाय कर सकते हैं, बंडल्स पे बहुत अच्छी ऑफर्स चल रही हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।